पितामही विद्यापीठ ज्ञान सागर ग्रंथमाला विभाग 3 कुटुंब शिक्षा के ग्रंथों की संख्या 39 है। क्रमांक 105, ग्रंथ क्रमांक 96। अध्याय 1 उद्घाटन समारोह। वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। राष्ट्रीय भारतीय नववर्ष। भारत नगर में एक वैद्य का घर। वैद्य का नाम अनंत शयन शर्मा। सुप्रसिद्ध वैद्य, उत्तम वैद्य, सेवाभावी वैद्य, श्रीमंत एवं वैभव संपन्न घर। घर में पत्नी, 2 पुत्र वधू, 6 पौत्र पौत्रियां। आज उनके घर में एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अपराह्न 3 बजे का समय। कार्यक्रम 4 बजे शुरू होना है। मंच सज रहा है। घर के आंगन में होने वाला मंच बनाया गया है। सामने 200 लोगों के बैठने के लिए आसन बिछाए जा रहे हैं। मंडप डाला गया है। सभागृह मोगरे और गुलाब के फूलों की मालाओं से सजाया गया है। संगीत की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम की व्यवस्था करने वालों और संचालन करने वालों की चहल पहल हो रही है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। निर्देशन के अनुसार अपना अपना स्थान ले रहे हैं। संगीत शुरू हुआ। लोग सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, परंतु वातावरण में कोलाहल नहीं है। संपूर्ण व्यवस्था 15 से 20 वर्ष की आयु के तरुण तरुणियों की है। वे बड़े विनय से सबके साथ बात कर रहे हैं। 4 बजने में 5 मिनट कम रह गया। संचालिका ने अपना स्थान लिया। सबका स्वागत किया। कार्यक्रम की सूचना दी। कार्य सूची से सबको अवगत किया। ठीक 4 बजे मंच पर स्थान लेने वाले महानुभावों का आगमन हुआ। सभागृह में उपस्थित सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। महानुभावों ने दीप प्रज्वलन किया और कार्यक्रम शुरू हुआ। पाठकों, कार्यक्रम क्या है यह जानने की आपको उत्कंठा होगी। कार्यक्रम अति विशिष्ट था। गत 100 वर्षों में कभी नहीं हुआ ऐसा था। कार्यक्रम भी अनोखा था। कार्यक्रम था पितामही विद्यापीठ का उद्घाटन समारोह। पितामही विद्यापीठ, यह सर्वथा नवीन और अपरिचित शब्द था। आने वाले लोगों को कार्यक्रम में आने का व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी किया गया था, परंतु किसी को पितामही विद्यापीठ जैसा शब्द सुनने को भी नहीं मिला था। मंच पर कार्यक्रम का फलक लगा था। वह ढका हुआ था। मंच पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक थे स्वामी विश्वरूपानंद जी और दूसरी थी वरदलक्ष्मी जी। स्वामी विश्वरूपानंद जी भारत नगर के सुप्रसिद्ध विश्वेश मठ के अधिपति थे। शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उनका मठ उत्तम कार्य करता था। इस कार्य के लिए देश भर में मठ प्रसिद्ध था। वरदलक्ष्मी जी जिस घर में कार्यक्रम हो रहा था उस घर की पितामही थी। लगभग 65 वर्ष की आयु थी। विद्यालय में अध्ययन के लिए उनके पास किसी भी विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र नहीं थे, परंतु वे उत्तम विद्या विभूषित थीं। संस्कृत भाषा पर उनका प्रभुत्व था। वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, पुराण एवं रामायण महाभारत का अच्छा अध्ययन उन्होंने किया था। उनके पति अनंत शयन शर्मा वैद्य थे। वरदलक्ष्मी जी के पिताजी भी वैद्य ही थे। अतः बाल वय से आज तक आयुर्वेद का अध्ययन और अभ्यास उन्होंने किया था। वैद्यकीय कार्य में वे पति के साथ बराबरी से कार्य करती थीं। औषधि निर्माण में सिद्धहस्त थीं। रुग्ण परिचर्या में अत्यंत प्रवीण थी। उत्तम गृहिणी के रूप में सर्वत्र उनका सम्मान होता था। पाककला, गृह संचालन, सामाजिक दायित्व, धर्म और संस्कृति का ज्ञान आदि सभी कार्यों में अत्यंत कुशल थीं। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रथम संगठन मंत्र का गान हुआ। कार्यक्रम की संचालिका सुहासिनी जैन नगर के महिला मंडल की अध्यक्ष थीं। संभाषण चतुर और व्यवहार चतुर थीं। प्रारंभ में उन्होंने स्वामी जी और वरदलक्ष्मी जी का परिचय दिया और स्वागत किया। बाद में आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करते हुए कहा, आज का कार्यक्रम अति विशिष्ट है। मैं स्वयं उसके नाम का उच्चारण नहीं करूंगी। स्वयं स्वामी जी उद्घाटन करते समय बताने वाले हैं।
मैं केवल इतना कहूँगी कि इस कार्यक्रम की तैयारी विगत 1 वर्ष से चल रही थी। बहुत कम लोग इसकी तैयारी में लगे थे, परंतु इन लोगों ने इस विषय में बहुत चिंतन किया, बहुत लिखा है और बहुत लोगों के साथ परामर्श किया है। इस कार्यक्रम की 2 विशेषताओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। आज के कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था 15 से 20 वर्ष की आयु के तरुण तरुणियों ने की है। आज के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जी, विश्वविद्यालय के कुलपति जी तथा प्राध्यापकों, विभिन्न सेवा संस्थाओं के पदाधिकारियों, संचार माध्यमों के कार्यकर्ताओं तथा वृद्धों, प्रौढ़ों और युवाओं को आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं, अपितु घर में, और वह भी वरद लक्ष्मी जी के घर में आयोजित हो रहा है। इसका भी एक विशेष संकेत है। मुझे लगता है कि प्रस्तावना के रूप में इतना कहना पर्याप्त है। अब मैं पूजनीय स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्वामी विश्वरूपानंद जी के सामने ध्वनिवर्धक यंत्र रखा गया। उन्होंने प्रार्थना के श्लोक का उच्चारण किया। ओम नमो स्न्यन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभा में उपस्थित सभी धर्मानुरागी, संस्कृति प्रेमी, सज्जन और सन्नारी वृंद, सबको अनंत मूर्ति परमात्मा की ओर से आशीर्वाद। आज यहाँ एक विलक्षण संस्था का उद्घाटन समारोह है। उस संस्था का नाम है पितामही विद्यापीठ। स्वामी जी के इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही सभा में चारों ओर से शंखनाद शुरू हो गया। मंच पर स्थित फलक के ऊपर से आवरण हट गया। सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। यह सब उन तरुणों की करामात थी। साथ ही यंत्र ध्वनि भी होने लगी। मंत्र था, ओम परमात्मने विश्वरूपिणे नमः। 1 मिनट तक शंख ध्वनि, पुष्पवृष्टि और मंत्रोच्चार चला। शांति होने पर स्वामी जी ने शुरू किया। परमात्मा ने जब व्यक्त होना चाहा, तब उन्होंने विश्व रूप धारण किया। यह सृष्टि ही परमात्मा का विश्व रूप है। इस सृष्टि में 5 महाभूत हैं, वृक्ष वनस्पति हैं, प्राणी हैं और मनुष्य है। इस संपूर्ण विश्व में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। परमात्मा ने मनुष्य के हृदय में एकात्म संबंध की अनुभूति उत्पन्न की। इस एकात्म संबंध का प्रकट रूप यह समाज है। एकात्म संबंध को व्यवहार रूप देने हेतु, व्यवस्था रूप देने हेतु तपोनिष्ठ, आर्ष दृष्टा, ज्ञानी ऋषियों ने समाज व्यवस्था बनाई। वह मनुष्य के लिए समाज धर्म बना। हर मनुष्य को इस समाज धर्म का पालन करना कर्तव्य बताया। सृष्टि धर्म और समाज धर्म के परस्पर के सामंजस्य से अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्ति का उपाय बताया। इस समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब को बनाया। इस कुटुंब के केंद्र में पति पत्नी को रखा। कुटुंब रचना के साथ ही कुटुंब व्यवस्था निर्माण हुई और कुटुंब भावना निर्माण हुई। कुटुंब भावना एक अद्भुत भावना है। उसका स्रोत है एकात्मकता। उसका स्वरूप है प्रेम। यह सहज रूप से शुद्ध हृदयों में अद्भुत होती है। इस कुटुंब भावना का वैश्विक विस्तार करने का धर्म और उसका आचरण ऋषियों ने मनुष्यों को सिखाया। इसी तत्व ने समाज को अमर बनाया, अमृत बनाया, वैभव और परम कल्याण की प्राप्ति का मार्ग बनाया। मैंने बहुत संक्षेप में सूत्र बताए हैं, परंतु आप इस पर मनन करेंगे तो आपको इसके सत्य की प्रतीति होती चली जाएगी। वर्तमान समय बहुत विपरीत है, ऐसा हम सब कहते हैं। स्वास्थ्य की हानि, संस्कारों की हानि, अज्ञान का वर्चस्व, विपरीत व्यवस्थाओं एवं आचरण की प्रतिष्ठा, सुख और सुरक्षा का अभाव आदि का सार्वत्रिक अनुभव हम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हम मानसिक अस्वस्थता का भी शिकार बन रहे हैं। तनाव, उत्तेजना, चिंता, भय आदि का शिकार हम बन रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में अविश्वास, अश्रद्धा, असुरक्षा, असंस्कारिता से ग्रसित हो रहे हैं।
धन और सुविधा होने पर भी सुख नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने घर को उपेक्षित कर दिया है। घर धर्म, संस्कृति, संस्कार और समृद्धि का केंद्र है, परंतु हम इसे भूल गए हैं। हमें घर से अधिक बाहर रहना अधिक अच्छा लगता है। विकास के सारे मार्ग हमें घर से बाहर लेके जाते हैं। हमें लगता है कि शिक्षा में विकास है, इसलिए हम अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं। हमें लगता है कि विकास धन प्राप्ति में है, इसलिए हम अर्थार्जन के नए नए तरीके अपनाते हैं और अधिक धन प्राप्ति के लिए अधिक अर्थार्जन करते हैं और उसके लिए अधिक बुद्धि, शक्ति और समय लगाते हैं। हमें लगता है विकास आधुनिक बनने में है और आधुनिक बनने के लिए पश्चिम जैसा बनना होता है, इसलिए हम पश्चिम के आचार और विचार अपनाने लगते हैं। वास्तव में यह दिशा मूल है। हमें यदि पुनः सुख, समृद्धि, चिरंजीविता, संस्कारिता, श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो पुनर्विचार करना होगा। हमें समझना होगा कि यह सब प्राप्त करने के लिए हमें घर को पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। घर को अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करवाने हेतु पितामही विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। घर के केंद्र बिंदु समान रूप से गृह स्वामी और गृह स्वामिनी हैं। उन दोनों के एकत्व से घर बनता है, परंतु सर्व व्यवहारिक आयामों में गृह स्वामिनी ही मुख्य है। इसलिए स्मृतिकारों ने कहा है, गृहिणी गृह मुच्यते। इसका अनुसरण करते हुए हमें गृह स्वामिनी को ही गृह संचालन का अधिकार देना होगा। इस कारण से मैं महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनें। माता वरदलक्ष्मी को इस पितामही विद्यापीठ की कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस घोषणा का स्वागत करें और कुलपति श्री वरदलक्ष्मी का सम्मान करें। तुरंत सभा खड़ी हुई। सबने 2 हाथ ऊपर उठाकर ओम का उच्चार किया और करतल ध्वनि से कुलपति का सम्मान किया। स्वामी जी ने कुलपति को धारण करने हेतु विद्यापीठ के बोध चिन्ह से अंकित वस्त्र प्रदान किया। कुलपति को वह अपने अधिकार के रूप में धारण करना था। करतल ध्वनि समाप्त होने पर सब बैठे। स्वामी जी ने कहा, विद्यापीठ की स्थापना हुई, कुलपति जी की नियुक्ति हो गई, धर्माचार्य के रूप में मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब विद्यापीठ के बारे में जो कुछ करना है उसे करने का अधिकार कुलपति जी का है। अतः मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और सारे सूत्र कुलपति जी को सौंपता हूँ। ओम। वरदलक्ष्मी जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया। परमात्मा स्वरूप ओंकार माता अन्नपूर्णा जगत पोषणी लक्ष्मी को प्रणाम कर, पूजनीय स्वामी जी को नमस्कार कर और उपस्थित सर्व सुहृद सभाजनों का विनयपूर्वक अभिवादन कर मैं पितामही विद्यापीठ के कुलपति का दायित्व स्वीकार करती हूँ और विद्यापीठ की संकल्पना आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जैसे सुहासिनी ने कहा, इस विद्यापीठ के बारे में चिंतन गत 1 वर्ष से चल रहा था। घर को पुनः धर्म और संस्कृति के रक्षण और संवर्धन का केंद्र बनाने हेतु केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, केवल चर्चा करने से भी काम नहीं होगा। प्रत्यक्ष व्यवहार में कुछ करने से परिणाम मिलेगा, ऐसा सबको लग रहा था। विगत 2 पीढ़ियों से घर की उपेक्षा शुरू हुई है। वंशानुगत पद्धति से, परंपरा से घर शिक्षा का केंद्र था, परंतु उस व्यवस्था का धीरे धीरे ह्रास हो गया। शास्त्र कहते हैं और हमारा अनुभव भी कहता है कि जीवन विकास का स्वरूप सांस्कृतिक है। जीवन विकास की 60 से 70% शिक्षा घर में ही होती है। वह पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी को प्राप्त होती है। 2 पीढ़ियां जब साथ साथ रहती हैं और जीती हैं, तब यह शिक्षा सहज रूप से होती है। इसके लिए न पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, न अलग समय आवंटित करना पड़ता है, न अलग से भवन, साधन सामग्री और शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। यह आनंद पूर्वक होती है, परंतु हमें विद्यालयीन शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी। घर से बाहर रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई। घर के काम और घर का संचालन हेय दृष्टि से देखा जाने लगा, इसलिए घर में मिलने वाली शिक्षा का ह्रास होने लगा। आज वह विपरीत स्थिति चरम पर पहुंच गई है और अतीव चिंता का विषय बन गई है। आज के संदर्भ में घर को पुनः धर्म और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य एक कठिन चुनौती बन गया है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बहुत चिंतन की तथा तैयारी की आवश्यकता है। ऐसा चिंतन विगत 1 वर्ष से चलता रहा।
कुछ प्रबुद्ध महिलाओं और विद्वान और कर्तृत्ववान पुरुषों ने मिलकर चिंतन किया। इस समूह का मार्गदर्शन पूजनीय स्वामी जी ने किया और इसके परिणाम स्वरूप विद्यापीठ की कल्पना साकार हो रही है। 1. चिंतन के कुछ सूत्र बने। यह कार्य शिक्षा का है, परंतु उसे आज के विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। आज की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार के नियमों, कानूनों और व्यवस्थाओं में बंधी है कि उसमें भारत के धर्म और संस्कृति की आधारभूत बातों को माध्यम नहीं बनाया जा सकता। पाठ्यक्रम, समय सारणी, परीक्षा आदि में वह ऐसे फंस गई है कि उसका जीवन से संबंध छूट गया है। उसके 2 प्रमुख आयाम उसे निरर्थक बनाने वाले हैं। एक तो वह अभारतीय जीवन विचार के आधार पर स्थित है, दूसरा वह अर्थ सापेक्ष है। इसलिए हमें जो करना है वह वर्तमान व्यवस्था का भाग बनकर नहीं हो सकता। विशेष बात यह है कि यदि हम चाहें तो भी वर्तमान व्यवस्था इसे स्वीकार भी नहीं कर सकती। अतः हमें स्वतंत्र व्यवस्था का विचार करना होगा। 2. इस कार्य को करने का दायित्व प्रमुख रूप से महिलाओं का है। अभी अभी पूजनीय स्वामी जी ने भी कहा, गृहिणी गृहमुच्यते। घर की महिला घर का मूर्त स्वरूप है। घर को घर बनाना है उसका प्रमुख कार्य है। इस कार्य में पुरुषों का सहयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यह बात सत्य है, क्योंकि घर केवल स्त्री से नहीं बनता, किंबहुना स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही घर बनाते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि पुरुष को गृहस्थ अर्थात घर में रहने वाला ही कहा है। अतः इस विद्यापीठ का संचालन भी स्त्रियों का ही दायित्व रहेगा। 3. गृह संबंधी शिक्षा का कार्य ऐसी महिलाओं को करना चाहिए जो वानप्रस्थ हैं। आज यह संकल्पना कदाचित शब्द रूप में भी अपरिचित है। भारत की जीवन व्यवस्था का एक अद्भुत आयाम है आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति की आयु 100 वर्षों की है, ऐसा मानकर व्यक्तिगत जीवन व्यवहार को 4 भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक विभाग को आश्रम कहा गया। जीवन के प्रथम 25 वर्ष हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें सर्व प्रकार की क्षमताओं का विकास कर भावी दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है। दूसरा 25 वर्ष का खंड है गृहस्थाश्रम, जिसमें सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए व्यक्ति घर और समाज के प्रति उसके दायित्व का निर्वहन करता है। तीसरा है वानप्रस्थ, जिसमें व्यक्ति पारिवारिक कर्तव्यों और अधिकारों से मुक्त होकर समाज सेवा का अपना दायित्व निभाता है। चौथा है संन्यास्ताश्रम, जिसमें व्यक्ति सर्वथा और सर्वार्थ निसंग होकर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलता है। वानप्रस्थाश्रम की व्यवस्था आज विस्मृत हो गई है, परंतु समाज के भले के लिए हमें उसे पुनः व्यवहार में लाना होगा। व्यक्ति सांसारिक सुखोपभोग से तृप्त होकर अपने विकास के अगले सोपान पर आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है। पुत्र पुत्रियों को शिक्षा, विवाह, अर्थार्जन का प्रबंध कर उनके प्रति जो कर्तव्य है उससे भी मुक्त होता है। परिवार के पोषण के लिए उसे अर्थार्जन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः वह अपने व्यवसाय से भी मुक्त होता है। अब उसका आश्रय उसके पुत्र ही होते हैं, अतः अपने आप का पोषण करने की चिंता से भी मुक्त होता है। साथ ही वह जीवन के सर्व प्रकार के अनुभवों को संपादित कर समाज सेवा के कार्य के लिए अधिकारी बनता है। अतः इस प्रकार के सारे कार्य वानप्रस्थियों को ही करने चाहिए। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, परंतु पितामही विद्यापीठ की शिक्षा के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं। अभी मैंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों ने वानप्रस्थी बनकर समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। समाज सेवा के अनेक क्षेत्र हैं, उनमें घर से संबंधित शिक्षा का कार्य महिलाओं को ही करना चाहिए। पूर्व में कहा उस प्रकार पुरुषों का सहयोग इसमें अवश्य होगा, परंतु सर्व प्रकार के दायित्व महिलाओं का रहेगा, उसमें भी वानप्रस्थी महिलाओं का रहेगा। 4. संचालन का दायित्व महिलाओं का रहेगा, यह सत्य है, परंतु यह विद्यापीठ केवल बालिकाओं के लिए नहीं है, यह बालक बालिका दोनों के लिए है। इस विद्यापीठ में केंद्रवर्ती सूत्र रहेगा, एक बालक को बड़ा होते होते अच्छा पुरुष, अच्छा पति, अच्छा गृहस्थ और अच्छा पिता बनना है।
एक बालिका को बड़ी होते होते अच्छी स्त्री, अच्छी पत्नी, अच्छी गृहिणी और अच्छी माता बनना है। इन 4 अवस्थाओं में सर्व सांसारिक संबंधों का समावेश करना है, यथा बहन, भाई, भाभी, सास, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, ननद, देवर, दादा, दादी आदि। आज की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण ही हमारे सामने रहता है। इसलिए हमें लगता है कि यह विद्यापीठ केवल बालक बालिकाओं के लिए होगा, परंतु ऐसा नहीं है। बालक बालिका का विकास करने का प्रमुख दायित्व माता पिता का है। अतः यह विद्यापीठ बालक बालिका, किशोर किशोरी, तरुण तरुणी, युवक युवती, पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी सब के लिए है। यह विद्यापीठ घर से संबंधित है, इसलिए घर में रहने वाले सब के लिए है। अपनी अपनी भूमिका सीखने के लिए है, घर के अन्य लोगों को सिखाने की पात्रता निर्माण करने के लिए है। इसमें तत्व भी होगा, व्यवहार भी होगा, भावना भी होगी, व्यवस्था भी होगी, कौशल भी होगा। 5. यह विद्यापीठ घर से संबंधित है, अतः इसका केंद्र घर होगा, अर्थात एक घर इसका मुख्य केंद्र होगा। जैसे कि आज जहाँ एकत्र हुए हैं, यह हमारा घर विद्यापीठ का केंद्रवर्ती स्थान है। इसकी अनेक शाखाएं अनेक घरों में चलेंगी। उन केंद्रों में सिखाने वाली उस घर की पितामही भी हो सकती है और अन्य भी। साथ ही आवश्यकता और अनुकूलता के आधार पर गृहिणियां भी सहयोग करेंगी। साधु, संत, सन्यासी लोगों का मार्गदर्शन भी रहेगा। इस विद्यापीठ में प्रत्यक्ष शिक्षा कार्य तो चलेगा ही, साथ में अनुसंधान का कार्य भी होगा। विद्वत गोष्ठियां भी होंगी और सम्मेलनों जैसे कार्यक्रम भी होंगे। मुझे कहने में हर्ष होता है कि यह घर और विद्यालय का एक सम्मिश्र प्रयोग है। यह घर भी होगा, विद्यालय भी होगा। धीरे धीरे घर ही विद्यालय बनेगा, क्योंकि यह विद्यापीठ घर के लिए है। यह घर के अनुकूल रहकर सारी गतिविधियों का संचालन करेगा। यहाँ आने वाले बालक बालिका, युवक युवती आदि विद्यालयों महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले होंगे। गृहस्थ गृहिणियाँ व्यवसाय कार्य करने हेतु जाने वाले और घर चलाने वाले होंगे। अतः विद्यालयों के, व्यवसायों के, घरों के कार्यों के समय और सबकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर इस विद्यापीठ की व्यवस्थाएं बनेगी। 6. यह विद्यापीठ भारतीय शिक्षा का आदर्श स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस विद्यापीठ में कोई शुल्क नहीं होगा, पढ़ाने वालों के लिए वेतन नहीं होगा। वैसे भी वानप्रस्थियों के लिए अर्थार्जन है ही नहीं, फिर पढ़ाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते। अतः शुल्क और वेतन को इस विद्यापीठ में स्थान नहीं है। यह पूर्ण रूप से सेवा का कार्य होगा। इसमें न परीक्षा होगी न प्रमाण पत्र। फिर भी विद्यारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार होंगे। परीक्षा, पदवी और प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी इसमें स्वैर व्यवहार नहीं होगा। आना है आए, नहीं आना नहीं आए। जब आना है आए, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, फिर जब शुरू करने का मन किया शुरू की, ऐसा व्यवहार नहीं होगा। एक गुरुकुल में अपेक्षित होता है वैसा विनय, संस्कारिता, अनुशासन और शिष्ट आचरण अपेक्षित है। यह सब सिखाया भी जाएगा और उसके आचरण की भी अपेक्षा रहेगी। मैंने अभी कहा कि विद्यापीठ घर और व्यवसाय केंद्र के अनुकूल बनकर कार्य करेगा। इस दृष्टि से इसके कार्य का मुख्य समय प्रातः 9 से 11 और अपराह्न में 4 से 6 रहेगा। वानप्रस्थों के लिए आगे पीछे भी हो सकता है। इस मामले में पर्याप्त लचीलापन रहेगा। इसमें पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, यह तो स्पष्ट है। अपना जीवन विकास होगा, अपना घर अच्छा बनेगा और समाज सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। इस विद्यापीठ में एक कुलपति होंगे, उनके सहयोगी सब आचार्य होंगी। इन सभी को मिलकर आचार्य परिषद बनेगी। आचार्य परिषद मिलकर विद्यापीठ संचालन करेंगी, सारी व्यवस्थाएं, सारे निर्णय भी करेगी। ये सब वानप्रस्थी ही होंगी, किसी प्रकार का अन्य व्यवसाय करने वाली नहीं होंगी। समय समय पर सहयोग करने वाली गृहिणियां भी होंगी, परंतु उनकी नियुक्ति नहीं होगी। समय समय पर सहयोग करने वाले पुरुष भी होंगे, परंतु उनकी नियुक्ति नहीं होगी। गृह जीवन हो या समाज जीवन, सबका नियम निर्देशक तत्व तो धर्म ही है। अतः यह विद्यापीठ धर्माचार्यों के परामर्श से कार्य करेगा। पूजनीय स्वामी विश्व रूपानंद जी पितामही विद्यापीठ के मुख्य परामर्शक होंगे। उनकी अध्यक्षता में एक परामर्शक मंडल होगा, जिसमें
मंदिरों और मठों के अधिष्ठाता और पुरोहितों का समावेश होगा। इस अवसर पर मैं मेरी सहयोगी आचार्य की भी घोषणा करती हूँ। एक हैं श्री सुहासिनी जैन, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। दूसरी हैं श्री मंदाकिनी मिश्रा, ये संगीत विद्या विशारद हैं, प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं और उत्तम गृहिणी रही हैं। एक और हैं श्री पद्मावती मेनन, ये संस्कृत और धर्मशास्त्र की उत्तम जानकार हैं। और एक हैं श्री अनसुया त्रिवेदी, ये गृह संचालन विशारद हैं और संगणक निष्णात हैं। और एक हैं श्री रेणुका महापात्र, जो सर्वकला विशारद हैं। इन सब का समाज, संस्कृति और धर्म का अच्छा अध्ययन है, यही उनकी सही योग्यता है। इस विद्यापीठ की आचार्य बनने की योग्यता किसी विश्वविद्यालय की पदवियां प्राप्त करना नहीं है, बड़े धन संपन्न परिवार की सदस्य होना भी नहीं है, भाषण कला या ऐसी अन्य कलाओं में कुशल होना भी नहीं है। इस विद्यापीठ में आचार्य होने की प्रथम योग्यता है गृह संचालन में दक्ष होना, भारत के धर्म और संस्कृति में आस्था होना, यह भी विशेष योग्यता है। धर्म और संस्कृति का अध्ययन, गृह संचालन के विभिन्न आयामों में दक्षता प्राप्त करने के उपरांत उन विषयों के शास्त्रों का अध्ययन और उनमें व्यवहारिक अनुसंधान की वृत्ति और क्षमता तथा इन सब के लिए आवश्यक बौद्धिक खुलापन भी आचार्य बनने की योग्यता है। वानप्रस्थी का व्यवहार और वृत्ति भी एक महत्वपूर्ण योग्यता है। व्यवहारिक समझदारी भी योग्यता है। वानप्रस्थ अवस्था में समाज सेवा, यह पितृ ऋण से और ऋषि ऋण से मुक्त होने का मार्ग है और स्वयं के जीवन विकास हेतु आवश्यक है, ऐसी समझ भी योग्यता ही है। पितामही विद्यापीठ में आचार्य बनना यह एक व्रत है और व्रत की तरह ही उसमें निष्ठा की आवश्यकता है। विद्यापीठ का यह मुख्य केंद्र है। सभी आचार्यों का घर विद्यापीठ के शाखा केंद्र रहेंगे। उस घर की आचार्य उस केंद्र की प्रमुख रहेंगी। मुख्य केंद्र तथा शाखा केंद्रों के कुछ कार्य समान होंगे, कुछ अपने अपने विशेष होंगे। समस्त विद्यापीठ का संचालन मुख्य केंद्र से होगा। 8, आज से विद्यापीठ का 4 से 6 संध्या में प्रारंभ हो गया। कल से प्रतिदिन अपराह्न यहाँ मिलेंगे। कल से ही प्रवेश शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे, उनका स्थान कहाँ है, वे पाठ्यक्रम किसके लिए हैं और प्रवेश की योग्यता तथा प्रक्रिया क्या है, उसकी जानकारी का पत्रक यहाँ मिलेगा। शाखा केंद्रों में मिलेगा और नगर के सभी मंदिरों में मिलेगा। प्रवेश पत्र मुख्य केंद्र और शाखा केंद्रों से मिलेंगे। उसके संबंध में आवश्यक सर्व प्रकार की जानकारी मुख्य केंद्र से प्राप्त होगी। आगामी एकादशी को सभी छात्रों का विद्यारंभ संस्कार होगा। कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। पितामही विद्यापीठ की कुलपति के रूप में मैं अनुरोध करती हूँ कि यहाँ जो संचार माध्यमों के प्रतिनिधि बैठे हैं, वे इस विद्यापीठ के प्रारंभ होने के समाचार इस नगर के साथ साथ पूरे देश में पहुँचाएं। समस्त नगरजनों से विशेष अनुरोध है कि यह समाचार नगर के घर घर में पहुँचे। अधिकाधिक लोग छात्र बनकर इस विद्यापीठ का अंग बने। यहाँ उपस्थित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि इसे भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा हेतु किए जाने वाले प्रयोग के रूप में देखें और विद्वजनों में इसकी चर्चा को प्रेरित करें। सब मिलकर इस समाचार को राज्य तक पहुंचाएं। समय समय पर हम मिलते रहेंगे और विद्यापीठ के बारे में अधिक जानकारी लेते रहेंगे। हम भी विभिन्न माध्यमों से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारा नित्य संपर्क बना रहेगा। धीरे धीरे यह विषय उद्घाटित होता जाएगा, आप सबकी मान्यता प्राप्त करता जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर प्राथमिक स्वरूप की इतनी जानकारी देकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। वृद्ध लक्ष्मी जी का प्रवचन समाप्त हुआ। श्रोतागण ने महान करताल ध्वनि से उनका सम्मान किया। 5 मिनट तक तालियों की आवाज़ गूंजती रही। फिर सभा में शांति स्थापित हुई। कार्यक्रम की संचालिका सुहासिनी जैन ने सूत्र हाथ में लिए। उन्होंने स्वामी विश्वरूपानंद जी का तथा उपस्थित नगरजनों के प्रति आभार प्रदर्शित किया और व्यवस्था में जुटे तरुण तरुणियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कार्यक्रम के समापन के बाद सबको प्रसाद लेकर जाने का आग्रह किया। आगामी एकादशी को इस स्थान पर जिन्होंने प्रवेश लिया है, ऐसे छात्रों का विद्यारंभ संस्कार होगा। सब उस कार्यक्रम में सहभागी बने और अन्य लोगों को भी लेकर आएं, ऐसा आग्रह किया। इसके बाद शांति मंत्र का गान हुआ।
कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा हुई। कार्यक्रम के बाद अनेक लोगों ने आचार्य वरदलक्ष्मी जी का अभिनंदन किया। विद्यापीठ में अनेक छात्र प्रवेश लेंगे ऐसी भावना भी व्यक्त की। धीरे धीरे सब स्वस्थान गए। तरुण तरुणियों ने व्यवस्था को समेटा। वे भी अपने अपने घर गए और सभी आचार्यएं कल आने की सूचना देकर अपने अपने घर गईं। वरदलक्ष्मी को एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के संतोष का अनुभव हो रहा था। श्री अनंत शयन जी ने भी उनका अभिनंदन किया। वे तो सारे इस कार्यक्रम के प्रेरक थे। उनके साथ सबसे अधिक विचार विमर्श हुआ था। वे स्वयं भी 70 वर्ष की आयु में वानप्रस्थी के रूप में आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे थे। पत्नी ने भी समाज सेवा का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र चुना, इसलिए वे आनंदित थे। दूसरे दिन भारत नगर में एक हलचल दिखाई दे रही थी। गत रात्रि को सारे टीवी चैनल में विद्यापीठ की स्थापना के समाचार दिए गए थे। आज प्रातःकाल को नगरजनों ने समाचार पत्रों में भी उद्घाटन के बारे में पढ़ा। सबको आश्चर्य का अनुभव हो रहा था, साथ ही उसकी आवश्यकता भी लग रही थी। घर घर में, चाय के टेबल पर, बैठक कक्षों में, बस में आते जाते छोटों और बड़ों में चर्चा हो रही थी। विद्यापीठ के स्वरूप के बारे में अभी सबके मन में स्पष्टता तो नहीं थी, तो भी चर्चा तो हो रही थी। चर्चा का एक प्रमुख केंद्र था विश्वविद्यालय, कल के कार्यक्रम के कुलपति जी। और उन सब के मन में आश्चर्य था, जिज्ञासा थी और कई शंकाएं थी। अतः आज कुलपति जी की अध्यक्षता में विभिन्न विद्या शाखाओं के अध्यापकों की बैठक हुई। एक प्राध्यापक ने कल के कार्यक्रम का वृत्त सुनाया। बाद में साधक बाधक चर्चा हुई, जिसका सार इस प्रकार था। इसे विद्यापीठ कहा गया है, परंतु इसे यूजीसी की मान्यता तो है नहीं। फिर यह चलेगा कैसे? सरकार भी इसे चलने नहीं देगी, समाज भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। कौन अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने जाएगा? आजकल तो नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई पढ़ाने के लिए जाएगा नहीं, वेतन नहीं मिलेगा तो पढ़ाने के लिए भी कोई क्यों जाएगा? मेरे हिसाब से तो यह इन सब का क्षणिक उत्साह है। बहुत शीघ्र इनका उत्साह मंद पड़ जाएगा और विद्यापीठ बंद हो जाएगा। अगला बिंदु, मेरे घर में 10 और 14 वर्ष के बच्चे हैं। मेरे भाई बहनों के घर में और आसपास के मित्रों के घरों में भी इस आयु के बच्चे हैं। इनका व्यवहार, इनकी आदतें, इनकी बातचीत, इनकी आकांक्षाएं सुनता हूँ तो चिंता होती है। इनके साथ संवाद का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में ऐसी विद्यापीठ की आवश्यकता तो है ही। प्रश्न केवल यह है कि हमारे बच्चों को भेजने में हमें यश कैसे मिलेगा। अगला बिंदु, वरदलक्ष्मी जी ने कहा कि यह प्रारंभ में बच्चों के लिए होगा, परंतु इसकी अधिक आवश्यकता माता पिता को है। अतः मैं सोचता हूँ कि मैं और मेरे पति ही इस विद्यापीठ में छात्र बनकर प्रवेश लेंगे। आगामी बिंदु, आजकल वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स, वृद्ध लोग बड़ी समस्या बन गए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, घर के अन्य सदस्यों के साथ उनकी पड़ती नहीं है, स्वतंत्र वे रह नहीं सकते, पार्क में एकत्र होकर दिन भर उल्टी सुलटी चर्चाएं करते रहते हैं। इनके लिए इस विद्यापीठ में कुछ काम होगा तो समाज का बड़ा उपकार होगा। आगामी बिंदु, 60 के ऊपर की महिलाओं को तो तुरंत इस विद्यापीठ में छात्र अथवा अध्यापक के रूप में, कुछ नहीं तो सेविका के रूप में जुड़ जाना चाहिए। सबका भला होगा। आगामी बिंदु, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कब और इस विद्यालय में जाएंगे कब? व्यवसायी लोगों को कैसे जाना संभव होगा? समझ में नहीं आता, ये लोग चलाएंगे कैसे? आगामी बिंदु, ये लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? सरकार से तो इनको कुछ मिलेगा नहीं, ये शुल्क लेने वाले नहीं हैं, तो क्या प्राचीन गुरुकुलों की तरह भिक्षा मांगेंगे? अगला बिंदु, आजकल के बच्चे क्या भिक्षा मांगने जाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को भिक्षा मांगने जाने देंगे? मैं तो कदापि यह पसंद नहीं करूंगी। इस प्रकार अनेक प्रकार से अभिप्राय व्यक्त हुए। अंत में कुलपति जी ने चर्चा का समापन करते हुए कहा, निसंदेह यह एक अभिनव प्रयोग है। शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो विद्यापीठ जैसी संस्था स्वायत्त ही होनी चाहिए। भारत में शिक्षा हमेशा स्वायत्त रही है। आज हम भी सब शासन के अधीन हो गए हैं। वह तो ब्रिटिशों ने जो व्यवस्था बनाई उसका परिणाम है। स्वतंत्र भारत में भी इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ और शिक्षा स्वायत्त नहीं हुई, यह बड़ी विडंबना है। पितामही विद्यापीठ ने स्वायत्तता के क्षेत्र में प्रयोग करने का विचार किया है। इसका बड़ा महत्व है। मैं तो कहूँगी कि हम सबको उनकी सहायता करने को, उनके पक्ष में खड़ा हो जाने की आवश्यकता है। इसका लाभ
संपूर्ण समाज को होगा। हमने इसका लाभ कैसे लेना, यह अपनी जिम्मेदारी से तय करना चाहिए। हमारा जीवन विकास और नई पीढ़ी का गठन ऐसे दो पहलू हैं। हम इसका लाभ लेकर अपना तो भला करेंगे ही, समाज के भले में भी योगदान करेंगे। इसका पाठ्यक्रम, समय नियोजन और व्यवस्था क्या होगी, इसकी जानकारी तो वहाँ जाने से मिलेगी ही। विद्यापीठ की कुलपति ने तो कहा है कि सबकी अनुकूलता का ध्यान रखा जाएगा, अतः हमें विधायक दृष्टि से विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कल वानप्रस्थियों को एक बहुत बड़ा विचार प्राप्त हुआ है। वास्तव में कितने उपयोगी विषय को हमने भुला दिया है और अपने जीवन से निष्कासित कर दिया है। मैं तो विचार पक्का कर ही रहा हूँ कि सेवानिवृत्ति होने के बाद मैं वानप्रस्थाश्रम अपनाऊंगा। इधर विद्यापीठ में प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करने के लिए और प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए भीड़ जुटने लगी। जानकारी के लिए 2-3 प्रकार के पत्रक बनाए हुए थे, वे दिए जाते थे। साथ ही लोगों को बैठाकर बातचीत भी की जाती थी। प्रवेश के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। 1. बाल अवस्था 8 से 12 वर्ष 2 दिन का पाठ्यक्रम। 2. किशोर अवस्था 13 से 15 वर्ष 2 दिन का पाठ्यक्रम। 3. तरुण और युवावस्था 16 से 25 वर्ष 2 दिन का पाठ्यक्रम। युवावस्था और गृहस्थाश्रम 26 से 35 वर्ष 2 दिन का कार्यक्रम। 5. गृहस्थाश्रम और प्रौढ़ावस्था 36 से 50 वर्ष 2 दिन। 6. प्रौढ़ावस्था और वानप्रस्थाश्रम 51 से 60 वर्ष 2 दिन। 7. वानप्रस्थाश्रम और वृद्धाश्रम 61 से 75 वर्ष 2 दिन। 8. वृद्धावस्था 75 वर्ष से ऊपर 2 दिन। इसके साथ सूचना दी गई थी कि सर्वप्रथम 2 दिन का विद्यालय होने के बाद उसका नियमित और पूर्ण कार्यक्रम बताया जाएगा। प्रथम एकादशी के दिन सबका विद्यारंभ संस्कार होगा, कक्षाएं शुरू होंगी। आश्चर्य तो यह था कि सभी पाठ्यक्रमों में संख्या 50 से ऊपर हो गई थी। इतने लोग प्रवेश पत्र ले गए थे। वापस आए तब यह संख्या कक्षाशः भिन्न होने पर भी औसत 24 हुई, अर्थात कुल 198 छात्रों ने प्रवेश लिया। एकादशी के दिन अपराह्न 4 बजे विद्यारंभ संस्कार हुआ और विधिवत कक्षाएं शुरू हुई। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।